नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बजट पर चर्चा और बजट का विरोध देश में यही चल रहा है। बजट पेश होने के बाद पिछले 2 दिन से संसद में बहस चल रही है, लेकिन सरकार का आरोप है कि बजट पर चर्चा के दौरान काम की बात कम हो रही है और आरोप ज्यादा लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि वह किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है। संसद में बहस से अलग सड़क पर भी बजट के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बुधवार को बजट के विरोध में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शुक्रवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला लिया। हालांकि नीति आयोग में शामिल होने को लेकर विपक्ष में एक राय नहीं देखी जा रही है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने वाली है। टकराव का एक कारण बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है, वह भी मुख्य मुद्दा है। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि किसानों को समर्थन मूल्य देने के बदले सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनको समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। वहीं इसके विपरीत बिहार की विपक्षी पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार को बजट में ज्यादा कुछ नहीं मिला है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि बिहार की विपक्षी पार्टियां भी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में एक तरफ बिहार को पैकेज दिए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव जी, जो कि इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। ऐसे में शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या विपक्ष सरकार को 2 मोर्चे पर घेरने का काम कर रहा है? नीति आयोग के बैठक के बहिष्कार कर विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट को लेकर इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है? और इन तमाम बड़े सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले जो खास मेहमान हैं, उनमें से कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में अरशद रजा जी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में प्रवीण सिलोनिया और राजनीतिक विश्लेषक यानी कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो प्रवीण से ही सवाल ले लेता हूं। प्रवीण, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैकेज दिया गया है वो इंडिया गठबंधन को रास नहीं आ रहा है, और यही वजह है, मुझे लगता है कि यही वजह है कि इस विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चूंकि नीति आयोग की कल बैठक है और बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, साल में एक बार ये बैठक होती है, उसमें विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। जी आलोक जी, देखिए मैं आपका बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को लेके इंडिया गठबंधन में इस तरह का बवाल मचा रहा है वो बिल्कुल बेहतर है, क्योंकि इनको तो विरोध करना है। बजट का तो एक बहाना है, बजट के बहाने ये कामकाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये नहीं चाहते कि देश उत्थान सके, ये नहीं चाहते कि देश में प्रॉपर तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ आगे जनता को मिले। देखिए, बात आती है बिहार और आंध्र प्रदेश की। इन्होंने 2 बातें बोली है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को देखकर सिर्फ इन्होंने बजट बनाया है, बाकी राज्यों को अनदेखा किया है। तो मैं इनके सामने ये बात बोलना चाहूंगी, आलोक जी, मैं ये बात बताना चाहूंगी कि जो बिहार स्टेट है, बिहार देश के अंदर अन्य जो राज्य हैं पिछड़े हुए, उनसे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ ये स्टेट है। तो इस स्टेट को ये ध्यान में रखा गया है, ना कि ये ध्यान में रखा गया है कि ये हमारे साथ अलायंस में है। जबकि इनके अलायंस में बैठी आरजेडी ये बात बोलती है कि इन्होंने तो बिहार को एक झुंझुना थमा दिया, जो अभी आपने बोला है। उसी तरह से अब दिल्ली पे भी अगर हम गौर करें तो राघव चड्ढा जी कहते हैं कि इन्होंने तो बिहार को इतना बड़ा पैकेज दे दिया। तो ये तो दो तरह की बातें कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में ही एक राय नहीं है, इनकी एक मत नहीं है, अलग अलग मत पे ये बात कर रहे हैं। और मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो देखिए आंध्र प्रदेश के जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था उस वक्त तत्कालीन सेंटर के अंदर कांग्रेस सरकार थी, और आंध्र प्रदेश के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें
कांग्रेस ने भी वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 10 साल के लिए ही सही, लेकिन आंध्र प्रदेश को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन उसकी इन्होंने अनदेखी की। लेकिन भाजपा ने इन चीजों की अनदेखी ना करते हुए, इनके विकास की गति को देखते हुए अगर पैकेज दिया है तो ये पैकेज पे सवाल बिल्कुल गलत उठा रहे हैं। और बिहार और आंध्र प्रदेश को क्यों देख रहे हैं, जबकि बजट के अंदर तो हर चीज को रखा गया है। जैसे कि हमारी वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो उसमें 2 बातें मुख्य थी कि कृषि उत्पादकता एवं उसका उत्थान कैसे करना है, कौशल एवं रोजगार का समावेशन कैसे होना है, सामाजिक न्याय कैसे होना है, विनिर्माण एवं सेवा का भी उसमें ध्यान रखा गया, शहरी विकास, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा पे ध्यान रखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखा गया कि उसका इनोवेशन कैसे बिल्कुल। होना है। प्रवीण, ये सारी बजट में चीजें आ चुकी हैं। आपके पास आऊंगा। अरशद रजा जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। अरशद जी, आपके बड़े नेता हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनका ये कहना है कि सरकार का रवैया पूरी तरीके से संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है, इसलिए जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे और उनकी नाराजगी स्वाभाविक है कि वो ये कह रहे हैं कि आंध्रा को सब कुछ दे दिया गया, बिहार को सब कुछ दे दिया गया, कांग्रेस शासित राज्यों को नहीं दिया गया कुछ। तो ये कहाँ से आपके पास आंकड़े आए हैं कि बाकी राज्यों को कुछ नहीं दे दिया गया, बिहार को ही सारा सब कुछ दे दिया गया, आंध्र को ही सब कुछ दे दिया गया? देखिए आलोक द्विवेदी जी, सबसे पहले आपको अपना सादर नमस्कार पेश करते हैं और आपके जितने भी दर्शक बंधु हैं उन सबको मेरे तरफ से क्रांतिकारी इस्तकबाल है। देखिए, नीति आयोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने 2015 में इसको लाया योजना आयोग को समाप्त करने के बाद। 65 साल से चली आ रही योजना आयोग जो धरातल पर काफी अच्छे से कार्य कर रही थी, उसको आपने समाप्त किया। तो नीति आयोग का लाभ क्या इस देश के किसानों को मिला, क्या इस देश के नौजवानों को मिला, क्या इस देश की गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को मिला? जब ये सवाल आप करेंगे तो सवाल में इसका जवाब यही माकूल जवाब आएगा कि नहीं, किसी भी वर्ग को जो इस देश में पीड़ित है, नीति आयोग नीतिगत थिंक टैंक के लिए तो आपने बनाया था, लेकिन ये थिंक टैंक नीतिगत आयोग पर ये कैसे फेल हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने जो बजट पेश किया है, इस बजट से किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं। सवाल केवल एक है कि क्या किसानों को उस बजट में किसानों का ध्यान रखा गया? क्या उस बजट में महंगाई को ध्यान रखा गया? क्या इस बजट में बेरोजगारी जैसी एक बड़े जो जूझती हुई पूरे प्रदेश और देश की नौजवान, अरे अगले 5 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने की और कौशल विकास से जोड़ने की बजट में घोषणा की गई है। अरे आलोक द्विवेदी जी, इनका कौशल विकास का योजना आज से नहीं चल रहा है। ये पहले पुराने योजना को बता दें कि उससे कितने नौजवानों को लाभ मिला है। आज नौजवान अपनी डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहा है। आपने जो बजट पेश हुआ उस बजट को देखा होगा, वो खुलेआम इस बात की गवाही देता है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बतौर प्रधानमंत्री स्थापित करते रहने की बजट है। इसमें किसी वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया। मैं पुनः कह रहा हूं कि इस बजट और नीति सब कुछ ठीक नहीं होगा, तभी तो आप लोग 99 में पहुंचे हो। आपके पास आऊंगा अरशद। अश्विनी जी से भी एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अश्विनी जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक तरफ तो उन्होंने अभी तक जो उनकी प्लानिंग है, हालांकि अभी तक एमके स्टैलिन का ये कहना है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, हो सकता है नहीं भी शामिल हो, लेकिन अभी तक के प्रोग्राम के मुताबिक वो नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रही हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। इसके क्या माने निकाले जाएं? जी, अगर आप देखें, ये कहना अनुचित नहीं है कि बजट में एक तरीके से फेवर किया गया है बिहार को और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज देकर के, सो कॉल जिसको बैसाखी बजट बोला गया है कि आपकी जो 2 बैसाखियां हैं सरकार में, आप उनको फेवर कर रहे हैं। तो इस पर अगर विरोध प्रदर्शन कर रही है ओपोजिशन, तो मुझे उसको गलत नहीं मानता, मैं कभी गलत नहीं मानता, क्योंकि आप सेंटर में हो, आपका यूनियन बजट था, ये यूनियन बजट था, ना कि आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट था। तो अगर आप किसी उसको फेवर कर रहे हो और अपोजिशन आके उसका विरोध कर रहा है, तो मैं उसको कतई नीतिगत मानता हूँ, कतई अनुचित नहीं मानता। रही बात विरोध प्रदर्शन करने का तरीका,
ममता बनर्जी आकर के कर रही हैं, उनको शायद वेस्ट बंगाल में जो फ्लड है उसके लिए शायद कुछ रिलीफ पैकेज का प्रॉमिस वगैरह हुआ होगा, उसका इसलिए आ रही हो। बाकी मुझे लगता है इंडिया गुट के बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं, सबने कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन किया है इसको लेकर के। और ये सही बात है, अगर आप बजट देखोगे भी तो बजट में अगर आप देखोगे, डिफेंस में पहले हम बजट में रखते थे, लास्ट ईयर 13.2% करीब बजट था टोटल बजट का डिफेंस में, इस बार डिफेंस में कम कर दिया गया। एग्रीकल्चर का अगर परसेंटेज देखोगे, अमाउंट आप भले ही बढ़ा दो, बट आप टोटल बजट का परसेंटेज है, जो मोर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, उस पर अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो एक तो ये न्याय संगत नहीं है, दूसरा जो आपका विजन है, चाहे वो थर्ड इकोनॉमी का हो, थर्ड बेस्ट इकोनॉमी का हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो, चाहे 2047 में विकसित भारत का हो, मुझे लगता है दोनों ही अचीव करना संभव नहीं होगा। तो जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक आप देश का बेस मजबूत नहीं कर पाएंगे। और जो आने वाली जनरेशन होगी जो 2047 में देश को रिप्रेजेंट करेगी, वो प्रबुद्ध नहीं होगी, और प्रबुद्ध नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार बजट में भी बहुत ज्यादा फेवरिज्म किया गया है उन लोगों को जो सरकार के साथ हों, चाहे वो हमारे उद्योगपति हों, हमारी जो इकोनॉमी है के शेप में, जो हमारे उद्योगपतियों को सपोर्ट करते हैं। बजट इस तरीके का ऐसा बजट दिया गया है कि जो उन लोगों को और रईस कराया जाए, उन लोगों को और रईस बनाया जाए जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। जो 60-70% लोग हैं जिनका लगातार इनकम कम हो रही है, मुझे बजट में उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की कमी दिखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीण, देखिए बार बार ये आरोप तो लग रहे हैं, और परसों से जब से ये बजट आया है 23 तारीख को, तब से लगातार यही कहा जा रहा है कि आपने अपनों पर मेहरबानी की है, और उसके परिणाम स्वरूप आप ये देखें कि सड़क से लेकर संसद तक लगातार घमासान मचा हुआ है 3 दिन से। देखिए ये जो आरोप लेकिन लगा रहे साथ हैं, में आप देश की सरकार हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सबका ख्याल रखें, किसी जी का बिल्कुल। ज्यादा रखें, किसी का कम रखें, प्रवीण बस से रखने जवाब के ले लिए। लेते हैं। अश्विनी जी, प्रवीण से जवाब ले लेते हैं। जी जी देखिए आलोक जी, ये सभी का ध्यान रखा गया है, बाकी गठबंधन को दिखाई नहीं देता। जनता बजट से बहुत खुश है, हर वर्ग इससे खुश है। बजट में जो टैक्स का जो मोर्चा है वो भी बहुत अच्छे से संभाला गया है। टैक्स पेयर्स का भी ध्यान रखा गया है। जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे 7.5 लाख रुपए तक के टैक्स पे छूट दी गई है, और यहाँ तक कि जो फाइनल चाइल्ड है, फाइनल चाइल्ड के लिए भी अधिनियम तैयार भी हो चुका है, जिससे गार्जियन जो होगा वो अपने माइनर चाइल्ड का अकाउंट खुलवाएगा, और उसके जो योजना होगी वो योजना नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जानी जाएगी। उसका फायदा सीधे बच्चे को होगा, आने वाला उसका भविष्य भी सिक्योर होगा। तो इस तरह से योजनाओं बड़े अच्छे ढंग से भविष्य का भी ध्यान रखा गया है, सभी वर्ग को इससे जोड़ा गया है, और चाहे वो लोअर या मिडिल क्लास का बंदा हो, इसको सभी को इससे बेनिफिट मिला है, सभी को फायदा हुआ है। अब ये गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, इनको कोई फायदा नजर नहीं आता। ये आपस में ही एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी हैं ममता जी, वो इसका विरोध भी कर रही है, उसके शामिल भी होंगी, अच्छी बात है कि शामिल होंगी, वो भी उनके अपने से वो रखेंगे। लेकिन बात करना तो गलत है कि कांग्रेस बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस को सामने आना चाहिए ताकि आवाज नहीं उठाती। तो ये देखते कि कहाँ पे किसके पर जो भाजपा है, भाजपा ने किस तरह से हमारे हितों को खत्म किया गया है, और जो इनके हित थे वो थे देश को बांटने वाले, चाहे वो देश को ये धर्म के आधार पर बांटे या जाति के आधार पर बांटे। अभी संसद में भी हम सब देख सकते हैं कि किस तरह से कलिस्तानी ने खालिस्तानियों का समर्थन किया है, जबकि एक तरफ जी ये प्रवीण इस पे हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग नीति आयोग की बैठक पर बात कर रहे हैं। अरशद जी देखिए, नीति आयोग की जो ये बैठक, सालाना बैठक होती है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों की बात को यहाँ इस मंच पे रख सकते हैं, और निश्चित रूप से उसका फायदा भी कहीं ना कहीं मिलता है। अगर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे। देखिए आलोक द्विवेदी जी, मैं आपको स्पष्ट 1-2 बातें बता देना चाहता हूं। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से राज्य की समस्याओं पर जाकर के मुलाकात करता है, और अपनी राज्य की समस्याओं से हमेशा उनको अवगत कराता रहता है, और अपने राज्य की जितनी भी कार्य है, चाहे वो सड़क परियोजना से लेकर के हो या कोई गरीबों मजदूरों के हित में कोई फैसला हो, उसके लिए विशेष पैकेज के लिए या केंद्र सरकार की तरफ से धन आवंटित के लिए
प्रधानमंत्री से समय समय से मिलता रहता है, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री। लेकिन क्या इस बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए? ये तो उत्तर प्रदेश को नजरअंदाज कर दिए। मैं उत्तर प्रदेश से आता अरे हूं। उत्तर प्रदेश को तो बहुत राशि दी गई भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश को भी नजरअंदाज कर दिए। कांग्रेस शासित राज्यों पर तेलंगाना को क्या दिया इन्होंने, कर्नाटक को क्या दिया इन्होंने, हिमाचल प्रदेश को क्या दिया इन्होंने? हिमाचल को दिया है, वहां पर भी बाढ़ से निपटने के लिए पुनर्वास पैकेज वहां पर भी दिया गया है। अरे आलोक द्विवेदी जी, इन्होंने केवल छलावा, झूठ, प्रपंच, इवेंटबाजी के अलावा इस देश के साथ कुछ किया ही नहीं है। इस देश को अन्याय की दलदल में लगातार भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए की सरकार धकेलती जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। मौसम इसलिए बदलेगा क्योंकि ये नीति आयोग, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, क्या नीति आयोग 2015 से लेकर आज तक उस हर बैठक में किसी प्रदेश के साथ न्याय किया है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सीधा सवाल आपसे है मेरा। आलोक द्विवेदी जी, ये बताएं कि वही प्रधानमंत्री जिन्होंने नीति आयोग लाया कि मैं प्रदेश और देश की स्थिति परिस्थिति को बदल दूंगा, 100 दिन मांग रहे थे, आप तो 10 साल से सत्ता में है। क्या स्मार्ट सिटी बना? क्या नौजवानों को हर साल 2 करोड़? मैं केवल सवाल कर रहा हूं। अर्शद, आप मुझे लगता है ज्यादा अति उत्साह में है। आपको ये मैनर पता होना चाहिए कि आप हमसे नहीं सवाल, आप परवीन से पूछिए। आपको मैनर पता होना चाहिए। आप डिबेट में अगर बैठते हैं तो आपको मैनर पता होना चाहिए कि ये सवाल पॉलिटिकल सवाल आप मेरे बजाय आप इसीलिए बीजेपी प्रवक्ता है ना, ये मैनर पता होना चाहिए आपको कि आपसे आपके माध्यम से मैं पूछ रहा नहीं, माध्यम हो सकते हैं, लेकिन आप हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक है अर्शद, आप हमारे साथ बने। अश्वनी के पास चलते हैं। हाँ, सीखिए कैसे बात करते हैं, कैसे जर्नलिस्ट से बात करते हैं ना। आलोक भाई, आपसे निवेदन है, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए जी। मैं आपको केवल माध्यम बनाया था, अगर आपको ठेस पहुंचा तो उसके लिए माफी मांगता हूं। नहीं, आपने माध्यम नहीं बनाया। आपने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, इसीलिए प्रवीण सोलोनिया जी बैठी है ना, वो आपकी बातों का जवाब देंगे। ठीक है, मैं अपनी बातों को वापस ले रहा हूं। 2 सवाल केवल है मेरा ये 2 सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया है, क्या ये बता सकती है कि क्या ये नीति आयोग संवैधानिक तौर पर जायज है? क्या इसकी वैधानिक कोई प्रक्रिया है? क्या संविधान में इसके लिए कोई विशेष चीज कोई बनाया गया है? नहीं, ये केवल एक थिंक टैंक है नीतिगत तौर पर। लेकिन ये सरकार तो नीति और नियत दोनों में फेल है। किसानों को दिल्ली नहीं आने दे रही है, किसानों को लीगल एमएसपी नहीं दे रही है। क्या उस बजट में किसानों की मांग पर केंद्रीय मंत्री जाकर के जो किसानों के साथ लगातार बैठक किए थे, क्या उन्होंने किसानों के लिए बजट में कुछ दिया है? जी बिल्कुल। प्रवीण जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में, 20 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मुझे अश्वनी जी से बात करनी है। जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय को यह जानकारी होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और जो मध्यम और छोटे लघु उद्योग वाले सवाल कंप्लीट हो गया हो तो जवाब भी ले लिया जाए, बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लिया जाए। जी धन्यवाद। जी रजत भाई, देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आपके किसानों की बात बहुत अच्छी बात है और किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? अगर आपको किसानों की चिंता है तो वहाँ चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए आपको? आप वहाँ ध्यान में क्यों नहीं आता? आप लीगल और इलीगल की बात करते हैं कि बजट लीगल है या इलीगल है, संवैधानिक है या नहीं है, तो संविधान की बात आपको मुझे अच्छी नहीं लगती कि 70 बार कांग्रेस पार्टी ने अमेंडमेंट कर चुकी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और 1951 में राष्ट्रपति ने जून 1951 में पहला अमेंडमेंट कर दिया था और वो पहले अमेंडमेंट में भी कम से कम चेंज की थी। तो आप संविधान की बात भी मत कीजिए। अगर संविधान की बात पे अगर हम जाते हैं तो फिर पीछे सारी चीजें निकलती आती। आप किसानों की बातों को खुद बना रहे हैं, आप किसानों को आते हैं। फिर दूसरी बात है कि जो उनके में आपको उन कार्यों को भी नहीं करने देते हैं। और अगर आप किसी की कर्नाटक पे आप मुझे जवाब दे दीजिए, तो इस तरह आप बदलाइए मत ना जनता को, ना ही आप किसानों, युवा भी, चाहे महिलाएं हो, कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नियम है कि सबका साथ सबका विकास, जैसे कमी है सरकार ने जो काम किए हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं मैं आपको
क्यों नजर जी, आई। बिल्कुल। तो आपसे ये बात बताइए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं आपके अलायंस में बैठी पार्टियां को अपने स्टेट में लागू क्यों नहीं होने देती। जी आयुष्मान प्रवीण संक्षिप्त में अपना जवाब आपका कंप्लीट हो गया। मैं एक बार अश्विनी जी के पास जाऊंगा, अश्विनी जी से भी एक सवाल का जवाब ले लेता हूं। अश्विनी जी को मौका नहीं मिल पा रहा, अश्विनी जी मुस्कुरा रहे हैं बस दोनों की बातें सुनकर। अश्विनी जी, ये जो पैकेज दिया गया है बिहार और आंध्र प्रदेश को, इसको बड़ी चर्चा हो रही है। तो मतलब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट आपसे सवाल मेरा सवाल बनता है कि ये जो पैकेज, अब चूंकि सरकार तो पूरे 5 साल चलानी है, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी जो पैकेज दिया गया इससे संतुष्ट हो जाएंगे कि इसी तरीके का पैकेज उन्हें हर साल देना पड़ेगा, चूंकि 5 साल सरकार चलानी है ना। आपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया है। चूंकि ये सरकार आप देखेंगे, और शायद इसका क्रिटिसिज्म भी इसीलिए हो रहा है कि आपने अगर इन दो की जगह, अगर मान लो ये सरकार में नहीं होते और आपकी ये बैसाखी नहीं होते, फिर इनको अगर आप ये पैकेज देते तो शायद इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। आपका क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कुछ ऐसी साठ काट हुई, ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कोई भी अपना सीनियर कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, इसी डील के साथ नहीं बनाया कि अगले 5 साल तक जो भी मंत्रालय से जो भी उनकी हिस्सेदारी बनती है वो किसी न किसी पैकेज के फॉर्म में उनकी स्टेट में दी जाए, ताकि वो अपने प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ नेता बने रहें। और यही मुझे लगता है एक मूलभूत कारण है पूरे क्रिटिसिज्म का। और ये आप हर साल आपको देखने को मिलेगा, जैसा आपने खुद जवाब भी दे दिया है, ये देखने को मिलेगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी से विरोध सिर्फ और सिर्फ एक बात का है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, विरोध है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी आप सवाल पूछते हो तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हुआ है ये कभी नहीं बोलते। अगर आप सो कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने डाटा पेश करें कि आपने जो किया है उसका क्या परिणाम आया है। चाहे वो आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 4 करोड़ एम्प्लॉयमेंट और आएंगे, आपने 2 करोड़ का प्रॉमिस किया था, क्या वो आए? ये एक बड़ा सवाल रहता है भारतीय जनता पार्टी से। यही कारण है कि जनता ने इस बार उनको देखा जाए तो जो उनकी राजनीति है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से नकारा है, उनको एक सबक सिखाया है कि आप जो है समझें, सुधरें और चुनाव में उन मुद्दों के साथ जाएं जिन मुद्दों का प्रॉमिस करते हैं। होगा होगा करना तो बड़ा आसान होता है, क्या किया है आपने इसका जवाब देना, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरशद भाई, अरशद जी, कांग्रेस के बड़े लीडरान पिछले 3 दिनों से एक बार आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र को कट पेस्ट करके इस बजट में शामिल कर लिया गया है, और वो इंटर्नशिप वाली स्कीम, 1-2 चीज़ों का जिक्र भी होता है। तो और भी कोई चीज़ें आपको लगती है कि और भी कट पेस्ट किया गया है? और अगर कट पेस्ट किया गया है तो अरशद आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी नीतियों को समावेशित किया गया है बजट में। खुशी इस बात की है आलोक भाई कि आप इंटर्नशिप को आप लेकर आगे आ रहे हैं। खुशी है कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आप कुछ चीजें चुराए, लेकिन उसको धरातल पर ला करके नीति और नियत के, स्पष्ट नियत के साथ उसको लागू भी आपको करना होगा। आपको नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, मजदूरों को, सबको भरोसे और विश्वास में लेना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है आलोक भाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है सरकार से कि आप किसानों को भरोसे में क्यों नहीं ले पाए। आप किसानों के पास अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए, किसानों से वो वार्ता करें। लगातार किसान दिल्ली आना चाहते हैं। ये जब बजट पेश हो रहा था तो इस पर केवल मेरी निगाहें, चूंकि मैं नौजवान हूं तो नौजवान होने के नाते मेरी निगाहें इस चीज पर टिकी थी कि कभी प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे तो शिक्षा पर बजट के कई हिस्से लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज उसी शिक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही सत्ता की कुर्सी पर आकर के बैठे ना, तो सत्ता के मद में इतने मदमस्त हुए कि केवल अडानी और अंबानी को छोड़ करके, बड़े उद्योगपतियों को छोड़ करके उनकी जो कही हुई बातें हैं उस पर अमल नहीं कर पाए, और शिक्षा के बजट को 2% से ज्यादा घटा करके नियर अबाउट 2% के आसपास ला करके खड़ा कर दिया। मेरा केवल एक सवाल है, सवाल ये है कि जब आप इस बात को कह रहे थे कि मैं चौकीदार हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं गरीब हूं, गरीबों को हवाई चप्पल जो पहनने वाले उनको हवाई जहाज की यात्रा करा दूंगा, मैं महंगाई को मिटा दूंगा, मैं बेरोजगारी को समाप्त कर दूंगा, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि महंगाई का मुंह आज उस बजट में क्यों नहीं निकलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंत्री महोदया है उनके मुंह से महंगाई का मुंह क्यों नहीं निकला? महंगाई पर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जो सिलेंडर आज 1000 से पार बिक रहा है उसमें कुछ कटौती कर दी जाएगी, उसमें कुछ राहत दे दी जाएगी? प्रधानमंत्री जी की निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है उन्होंने ये बात क्यों नहीं कहा कि जो पेट्रोल और डीजल चरम सीमा को पार कर रहा है, सब्जियां 100 रुपए के पार चली गई है,
जो दवाइयां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में 1 रुपए की दवाई 10 रुपए की बिक रही है। अरशद जी, इसका जवाब भी संक्षिप्त में ले लेते हैं प्रवीण से। नहीं, केवल 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, बस पूरा कर रहा हूं 10 सेकंड में। तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में जो भ्रष्टाचार का आलम है, तहसील थानों में जो भ्रष्टाचार का आलम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात से आगाह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। उसके बावजूद आपने बजट में न तो महंगाई की बात करी, बिल्कुल, न तो महंगाई, न तो बेरोजगारी की बात करी, न तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी। प्रवीण, तो महंगाई की बात और महंगाई की बहुत संक्षिप्त में की गई निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। इसको लेकर देश में विपक्ष की तरफ से सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। देखिए आलोक जी, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि विपक्ष को सिर्फ सवाल खड़ा करना आता है, ये जबकि विपक्ष का काम होता है कि साथ में खड़े होके देश के कल्याण की बातें करें, वो इन पे नहीं होती हैं। बजट के अंदर जिस तरह से चाहे वो कैंसर की दवाइयां हो, अन्य दवाइयां भी हैं, उन पे भी छूट दी गई है, उनको भी सस्ता किया गया है। मैंने टैक्स पेयर का भी अभी बताया कि 7.5 लाख तक के टैक्स पेयर को भी छूट दी गई है, अन्य भी इसमें छूट दी गई है, चाहे महिलाओं से संबंधित हो चाहे किसानों से संबंधित हो, सभी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी का ध्यान रखा गया है, सभी के बारे में सोचा गया है इस बजट के बारे में। तो मैं वही चीज मैं बताना चाहती हूँ अपने रजा भाई को कि रजा भाई, अगर हम किसानों की बात करें तो पिछला जो कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गया है, 12 करोड़ किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रवीण, वक्त कम है, चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। बजट हर साल आता है और हर साल सरकार और विपक्ष बजट को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए देखने को मिलते हैं। विपक्ष ये बताने की कोशिश में रहता है कि बजट में किसानों और आम लोगों के लिए क्या किया गया, वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को खारिज करती नजर आती है। इस बार के बजट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गौर करने वाली एक बात और है कि इस बार विपक्ष सरकार को 2 मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रही। एक तरफ विपक्ष सरकार पर बिहार को विशेष पैकेज देने का आरोप लगा रही, तो वहीं दूसरी ओर विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर घेर भी रही है। विपक्ष के इस रवैये का क्या सरकार पर असर पड़ेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।